वेलकम बैक गुली चारू का मैं गो वाजा शकूर पठान अमरादारी कन गए शकूर पठान साहब हन्नी माजी यादन तो का घुमा। नाजरीन, इस वक्त शकूर पठान साहब नॉस्टैल्जिया का शिकार हैं। वहीं से शुरू करते हैं जहां से हमने ज़रा ये ब्रेक लिया था। हाँ जी, तो उस वक्त फॉरेनर्स जो है वो ज़्यादा आया करते थे यहाँ पर। यह मतलब वो कराची इस कदर पुरसकून शहर था, ज़ाहिर पूरे मुल्क के लोग भी यहाँ आया करते थे। उनके लिए एक बड़ा खूबसूरत शहर होता था, ख्वाबों की सरजमीन होती थी कराची। और फॉरेनर्स यहाँ कराची में बेतहाशा नज़र आते थे, कराची के बाज़ारों में, यहाँ के साहिलों पर, और यहाँ के जो यहाँ नाइट क्लब्स वगैरह बहुत होते थे। और कुछ की जो शोहरत थी वो तो दुनिया भर में थी। यानी एक ज़माने में कहा जाता था कि लोग जो है नाइट लाइफ के लिए एशिया में आते थे तो बैंकॉक और कराची और सिंगापुर, ये जो शहर जो थे मशहूर थे। तो खैर वो एक लिहाज से मतलब चीज़ें बहुत बदल गई। तो ये जो जिस दौर की आप बात कर रहे हैं, ये अयूब खान का दौर था या भुट्टो का रिजीम शुरू हो चुका? भुट्टो के दौर से पहले की बात है ये। भुट्टो के दौर के बाद से फिर चीज़ें बदलना शुरू हो गई। अच्छा, जो बाद में हम कर रहे थे कराची के ट्रांसपोर्ट की, तो कराची में दुनिया का ऐसा कौन सा ज़रिया आमदोरफ्त नहीं है जो कराची में नहीं था। यानी यहाँ पर ट्रामवे सर्विस होती थी, यहाँ पर सर्कुलर रेलवे होती थी। ये शहर की बात कर रहा हूँ, सर्कुलर रेलवे हुआ करती थी। बसों का इतना बेहतरीन निज़ाम था कि शहर के हर कोने के लिए एक बस थी। और कई मतलब अब जैसे हम जब रहते थे लांडी कोरंगी में, तो सदर में जो लकी स्टार है, अगर आप उस जगह को जानते हो, जहाँ पे फ्लीट क्लब होता है नेवी का, वहाँ से लेकर पूरी जो गली ख़त्म होती है और फिर आके सदर में मुड़ती है प्रेस मार्केट तक, कोने में गौसिया होटल है, वहाँ तक सिर्फ लांडी कोरंगी की बसों की लाइन होती थी। यानी शहर के हर इलाके के लिए बसेस होती थी। फिर आपके पास वो अब भी है, मनोड़ा जाने के लिए लॉन्चेस होती थी। तो मतलब ऐसा कौन सा जो है ज़रिया आमदोरफ्त जो कराची में नहीं था। ट्राम में सफ़र किया आपने? ट्राम में बहुत सफ़र करते थे। शरारतें की? ये शरारतें की? यही करते थे कि एक तरफ से बैठे दूसरी तरफ से निकल गए। टिकट कभी नहीं लिया, मुझे नहीं याद कि मैंने ट्राम का टिकट लिया, मुझे पता नहीं कैसा होता था वो। अच्छा, ट्राम का सफ़र बड़ा मज़ेदार होता था कि वो अगर उसको शुमाल की तरफ जाना है तो ड्राइवर उस रुख हो जाएगा, जुनूब जाना है तो वो यहाँ आ जाएगा। वो मतलब बस को उसको ट्राम को मोड़ना नहीं पड़ता था और उसका हैंडल जो था वो हाथ से घुमाया जाता था। तो बड़ी दिलचस्प सवारी थी वो, हवादार किस्म के। तो ये सारी चीज़ें कराची में थी। डबल डेकर बसेस थी। हमारे कोरंगी से सदर आती थी डबल डेकर बस। और मतलब सारी चीज़ें ख़त्म हो गई। अच्छा, फिर जब ये रिक्शा टैक्सी शुरू हुए तो उसमें अच्छी बात ये थी कि वो मीटर्स की बड़ी पाबंदी की जाती थी कि वो मीटर से ज़्यादा कोई पैसे नहीं मांगता था और मीटर्स जो थे वो दुरुस्त रखे जाते थे। उसके अगर मीटर में ख़राबी हो तो चालान होता था। कानून की पाबंदी थी। आप साइकिल चलाएं और आपके साइकिल के अंदर उसका भी लाइसेंस होता था। साइकिल में रात को आप चला रहे हैं, उसमें लाइट नहीं है, तो उस पर आपका मुकदमा आप पे बन सकता था। तो शहर में इसीलिए सुकून था। शहरी शऊर जो है ना वो बहुत ज़्यादा था, आज के मुकाबले में बहुत ज़्यादा था। जबकि आज तालीम ज़्यादा हो गई है, लेकिन उस वक्त जो था ये जो सिविक सेंस जिसे कहते हैं कराची में बहुत ज़्यादा। आजकल तो जो है ना ये जो कूड़ा क्रिकेट अगर इसके ढेर बने हुए, इसमें मेरे ख्याल में हमारा अपना भी कुछ किरदार है। चलो ठीक है, बद इंतज़ामी होगी, लेकिन अपना भी जो है ना वो हमारी कुछ कोताहियाँ तो ज़रूर हैं। मैं समझता हूँ कि सारी ख़राबी हमसे ही शुरू होती है। अगर हमने पहली बार ये कूड़ा ना फेंका होता या हमने जो है गैर कानूनियत बर्दाश्त ना की होती तो फिर ये सब कुछ नहीं होता। हमने इन चीज़ों के अपने आप को आदी बना लिया। हमें कूड़ा बुरा नहीं लगता। कूड़ा अपने घर के सामने बुरा लगता है, लेकिन दूसरे घर के सामने बुरा नहीं लगता। तो हम जब ये चीज़ें करते चले गए तो हमारे अंदर से जो हिस्स जो थी वो ख़त्म हो गई मजमूई तौर पर। कुछ लोग हैं यकीनन करते हैं, लेकिन ये ख़राबी हमसे अपने से शुरू हुई है और हुकूमतें फिर जाहिर हम में से आती हैं। ख़राबी जी हम में से ही शुरू होती है। निज़ाम जो है सबसे पहले अपने 5 फुट या 6 फुट के कद पर हमें जो है वो लागू करना होता है, तब हम जो है ना वो माशरे में एक बेहतर निज़ाम के लिए अहम किरदार अदा कर सकते हैं। अच्छा, कराची की बिल्डिंग्स का आपने अपनी किताब में ज़िक्र किया। कौन कौन सी ऐसी बिल्डिंग्स हैं कराची की, इमारतें जो आपको बड़ी शाहकार लगती हैं, जिसको देखने के बाद आप जो है ना वो हमेशा गुमसुम हो जाते हैं? कई हैं ऐसी, ख़ासतौर पे एम्प्रेस मार्केट जो है, आप तसव्वुर नहीं कर सकते कि किस कदर खूबसूरत लगती थी। उसमें जाते हुए ख़रीदारी करते हुए बड़ा मतलब हमें, मेरे वालिद साहब तो चूँकि कई ज़बानें बोल लेते थे,
तो वो कहीं कोई गुजराती बोलने वाला था तो गुजराती में सौदा करते थे, कहीं पश्तो बोलने वाला उससे पश्तो में सौदा करते थे, कोई बलोच भाई मिल गया उससे बलोची के अंदर गुफ्तगू करते थे। बलोची भी जानते थे वाले साहब? बेहतरीन बलोची बोलते थे मेरे वालिद साहब। और मेरी बड़ी ख्वाहिश है कि काश के ये इंटरव्यू मैं बलोची में दे सकता आपको, बहुत खूबसूरत ज़बान है। और मेरे तो वालिद साहब बड़े अच्छे बलोच बोलते थे, बलोची, और मेरे बहनोई एक हैं वो बोलते हैं। और फिर हमारे काफ़ी ताल्लुक़ रहा है बलोचों से, इसलिए कि बिहार कॉलोनी में रहे। फिर हमारे कुछ रिश्तेदार हैं जिनका काम है इसका टिम्बर का, तो उनका ताल्लुक़ बलोचों से ही रहता है। बिल्डिंग्स का जिक्र हो रहा जी था, हाँ। इम्प्रेस मार्केट के अलावा इम्प्रेस मार्केट जो थी ये बड़ी साफ़ सुथरी खूबसूरत मार्केट हुआ करती थी। यहाँ से मछली लेने आते थे और हर वो चीज़ जो शहर में कहीं नहीं मिलती थी वो यहाँ इम्प्रेस मार्केट में मिल जाया करती थी। पहले भी इसी तरह जो है वो गोश्त वगैरह जो है ना खुलेआम बिकता था, ऊपर जो है ना मट्टी वट्टी और नहीं मक्खियाँ। बहुत मेरे ख्याल में तो मुझे जो मेरे जहन में है बड़ा साफ़ सुथरा होता था वहाँ पर। कराची की अच्छी मार्केट्स में होती थी और गोश्त सब्ज़ी गोश्त मछली लेने के लिए इम्प्रेस मार्केट थी, या फिर सोल्जर बाज़ार था, वो भी बड़ी साफ़ सुथरी हुआ करती थी। फिर जो कराची की इमारतें हैं ख़ास तौर पर आपका फिरर हॉल, इसके आसपास का जो बागीचा है बड़ा खूबसूरत होता था। और इसके सामने ये आपके विक्टोरिया चला करते थे, ये था। फिर आपका जो क्लिफ्टन जो था, क्लिफ्टन का जो वो जो जहांगीर कोठारी परेड जो वो बना हुआ है वहाँ पर, जो सीढ़ियाँ से जो उतरती हैं समंदर में, वो मेरी पियर कुछ किला था, मुझे नाम से ज़हन में नहीं आ रहा उसका, बहुत ही खूबसूरत हुआ करता। मोटा पैलेस था जहाँ फातिमा जिना की मदर मिल्लत की रहायशगाह थी, और कई ऐसी इमारतें। गवर्नर हाउस था, और आपका डीजे कॉलेज था, एनईडी कॉलेज था, ये सारे बड़े मतलब। इसका मतलब अच्छी इमारतें अंग्रेज़ आपको दे गए, आपने कुछ खुद नहीं किया? हमने चीज़ों को बिगाड़ा ज़्यादा। इम्प्रेस मार्केट का हमने सत्यानाश कर दिया। एनईडी मेरा गुजर हुआ वहाँ से, देख के बहुत दुख हुआ कि वो चीज़ ही नहीं थी वहाँ पे। फिर वो जो पाकिस्तान चौक का इलाका था वहाँ पर ब्रिटिश काउंसिल लाइब्रेरी होती थी, बहुत बेहतरीन लाइब्रेरी थी। अब तो वहाँ आप जाएँ तो चलने को रास्ता नहीं मिलता उधर। फिर आपका कमिश्नर हाउस के पीछे अमेरिकन सेंटर हुआ करता था, अब पता नहीं है या नहीं, चूँकि मैं यहाँ नहीं हूँ तो मुझे अंदाज़ा नहीं है। बिल्कुल आपका इसके सामने फिरर हॉल के सामने अमेरिकन सेंटर, वहाँ लाइब्रेरी होती थी, बहुत बड़ी एयर कंडीशन लाइब्रेरी। और लाइब्रेरी का बड़ा माहौल था कराची में, अक्सर जगह लाइब्रेरीज थी। बिहार कॉलोनी में जहाँ हम रहते थे, क्योंकि बड़ा पसमानदा इलाका था, वहाँ एक लाइब्रेरी थी मखज़न अदब, जिसमें आप किताबें घर भी ला सकते थे, वहाँ बैठ के पढ़ भी सकते थे, रीडिंग रूम भी था, और एक हिस्सा उसका बच्चों के लिए था। और मुझे जो पढ़ने का शौक़ हुआ, किताबें रिसाले वगैरह, वहीं से हुआ। वहाँ पर खिलौना नई दहली, तालीम व तरबियत, फुलवारी, गुंजा, ये रिसाले हमें वहाँ मिला करते थे। बच्चों के नावल और फिरोज वाले जो बच्चों के नावल शाया करते थे, वो बिहार कॉलोनी में लाइब्रेरी उस दौरान। जी बड़ी बात है जी, यानी इतना इल्म अदब के शौकीन थे जो है वो लियारी वाले, कि उस दौर में शकूर पठान साहब कह रहे हैं कि मुझे बच्चों का अदब ज़्यादा पढ़ने का मौका मिला तो बिहार कॉलोनी की लाइब्रेरी से मिला। बड़ी बात। अच्छा सर, फिर आप उसके बाद जब वहाँ गए, बाहर चले गए, बाहर जाने के बाद हम फिर इस तरफ आएंगे, थोड़ा सा आपको नॉस्टैल्जिया से निकालते हैं, ठीक है? अब ज़्यादा खुशी जो है ना वो नज़र लग जाती है, थोड़ा सा गमगीन भी होना चाहिए इंसान को। तो वहाँ चले गए, जब सुनते थे कराची के हालात के बारे में, क्या कैफियत होती थी? कराची के हालात और पाकिस्तान के हालात की तब्दीली जो थी मुझे वहाँ महसूस हुई पहली बार। मैं जब बहरीन में था तो वहाँ कोई ख़बरें नहीं आती थी पाकिस्तान की, बहुत कम आती थी। तो पहली ख़बर जब आई वो ये थी कि मार्शल लॉ लग गया और ज़िया-उल हक़ की हुकूमत आ गई थी। तो पहली ख़बर जो मैंने बहरीन में पाकिस्तान के मुतालिक देखी तो फिर वो ये देखी। उसके बाद से जो था वो कोई अच्छी ख़बरें नहीं आती थी। वो फिर भुट्टो साहब का मुकदमा चलता रहा, ये बहरीन में सुना कि उन्हें गिरफ़्तार कर लिया। वहाँ से मैं सऊदी अरब चले गए 2-2.5 साल के बाद। वहाँ एक दिन पता चला कि भुट्टो साहब को फांसी हो गई। और वो दिन मुझे याद है कि मैं अलखबर में था, अपने किसी काम से मैं बाज़ार आया हुआ था, और यकीन कीजिए ऐसा सन्नाटा था तो मुझे लगता था कि जो करबला का दिन होगा शायद ऐसे होगा, इस कदर खामोशी वहाँ पर। और जब मैं वापस आया हूँ अपने कमरे में जहाँ मैं रहता था होटल के साथ में, तो वहाँ सारे जो मेरे साथी थे जो गैर मुल्की, दूसरे अरबी, सूडानी, श्रीलंकन, इंडियंस, ये सारे मेरे कमरे में जमा हो गए थे। मुझे यूँ लगता था कि जैसे मेरा अपना कोई चला गया, वो मुझसे ताज़ियत करने आए थे। हालांकि मैं भुट्टो साहब के हामियों में नहीं था, लेकिन वो सब मेरे पास आए थे
और वो दिन मुझे भी याद है कि बड़ा मुझ पर बहुत भारी गुजरा था। तो वहाँ से हालात जो है कभी भी अच्छे, उसके बाद से कभी कोई अच्छी खबर आई नहीं। फिर उसके बाद से वो खबरें बिगड़ती चली गई। और फिर 80 का जब अशरा आया, 80-85 के बाद से फिर मैं दुबई चला आया था। तो वहाँ पे फिर कराची के, और जो वहाँ कराची खबरें बहुत मिलती थी। तो उसके बाद से मुझे नहीं याद पड़ता कि अच्छी खबरें आई हों। ज़्यादातर जो खबरें मिली फिर बुरी खबरें मिली। फिर वो जो ये जो 80 के बाद का कराची, ये तो बड़ा खौफनाक जो है ना वो कराची था। और आपके यहाँ पर अजीज़ व अकारब भी रहते थे, धचका लगता होगा, डर रहता होगा, दुख होता होगा। वो कराची जिसकी गलियाँ और जिसकी शामें, जिसकी सुबहें, वो कराची जिससे आपको दिली मोहब्बत थी, जिसकी एक एक इमारत को आपने याद रखा है, तो उसके अंदर जब हर सू जो है ना बसें जल रही हों और लोगों के गले काटे जा रहे हों, तो तकलीफ़ तो वहाँ पर होती होगी, कर्ब तो महसूस होता होगा। जी हाँ, सबसे बड़ी तकलीफ़ ये है कि हमारे जो थे वो दिल आपस में, मतलब वो जो मिले हुए थे वो ख़त्म हो गए, नफ़रतें बढ़ गईं। और मेरे ख़्याल में कराची की जो तबाही सबसे बड़ी जो हुई है वो ये हुई है कि कराची में हम तक़सीम हो गए। हम पहले एक हुआ करते थे, अब हम तक़सीम हो गए। और ये जो बेबरकती शहर पर है, जो नहुसत, जो मैं समझता हूँ नहुसत है, ये अल्लाह की तरफ से हम पर एक अज़ाब है। उसकी सबसे बड़ी वजह यही है कि हमें जो है आपस में मोहब्बत ख़त्म हो गई। अल्लाह करे कि ये चीज़ें दोबारा आ जाएँ। वो अब ख़त्म हो रही हैं आस्ते आस्ते, वो चीज़ें इंशाल्लाह ख़त्म हो जाएंगी। भाई कभी एक दूसरे से दूर नहीं रह सकते, इंशाल्लाह बेहतर ही होगा। लेकिन मुझे उस वक्त तकलीफ़ ये होती थी जब मैं कराची आता था, तो एक बार ऐसा हुआ कि मैं तारिक रोड पे एक दोस्त के यहाँ से आ रहा था, तकरीबन रात के 11-12 बजे का वक्त था, 11 साढ़े 11 बजे का। तो एक ज़ेर तामीर इमारत थी, मैं वहाँ बस के इंतज़ार में या रिक्शा के इंतज़ार में खड़ा था। और ये मेरे ख्याल में 88-89 का कोई वाक़या है। तो वहाँ पर वो एक चौकीदार खड़ा था, उस जो ज़ेर तामीर इमारत थी उसका चौकीदार, उसके पास बंदूक थे। वो खड़ा हुआ था वहाँ पर, वो मुझे मुश्तबा नज़रों से देख रहा है। वो मुझसे डर रहा है कि मैं यहाँ क्यों खड़ा हुआ हूँ, क्या करने जा रहा हूँ मैं। अच्छा, मुझे उससे डर लग रहा है कि इसके पास बंदूक है, ये पता नहीं क्या करेगा मेरे साथ। दोनों एक दूसरे से डर रहे हैं। और ये मैंने माहौल कई सालों तक देखा यहाँ पर। तो उससे बहुत दुख होता था। जब यहाँ आते थे तो रिश्तेदारों से मिलने जाना है। अब कोई रिश्तेदार हमारे नाज़ाबाद में रहता है, कोई डिफेंस में रहता है, कोई कहीं रहता है, तो वहाँ से मत निकलना, फ़लाने रास्ते में फायरिंग हो रही है, वहाँ मत जाना, ये रास्ता लेके जाओ, उधर से आओ। तो ये बातें मेरे बच्चे जब यहाँ आते थे उनको बड़ा अजीब सा लगता था कि ये क्या बात है कि अपने शहर में आप जाना चाहते हैं और यहाँ से नहीं जाएं, वहाँ नहीं जाएं। ये किसी एक आम शहर में, एक जो एक नॉर्मल शहर होता है, वहाँ ये बातें नहीं होती। और कराची के साथ ये बातें तो मुस्तकिल चली आ रही थी। तो ये बड़ा दुख होता था। अल्लाह का शुक्र है कि अब वैसे हालात, अल्लाह का शुक्र है कि अब हालात पहले जैसे नहीं हैं। 71 में हुआ तकसीम, आधा मुल्क ये माना कि साजिश गैर की थी वो, कि उसका दुख जगह अपनी, हर एक कूचा कराची का हुआ तकसीम दर तकसीम। क़यामत ये नहीं तो फिर क़यामत किसको कहते हैं। ये दुख, ये तकलीफ़ शकूर पठान साहब वहाँ पर जो है ना वो सहते रहे हैं। चलो थोड़ा सा अब फिर जो है ना आपको खुशी की तरफ ले जाते हैं। कराची के सैनमाज जो हैं, इनका जो है वो कराची वालों के साथ बड़ी जो है ना वो चोली दामन का साथ रहा है, बड़ी मोहब्बत रही है। सुना है कि लोग जो है ना वो रातें सिनेमा घरों में गुजार देते थे सुबह फ़िल्म देखने के लिए। ये कहाँ किस हद तक दुरुस्त है? ऐसा भी हुआ है कराची में, कुछ फिल्में इस तरह की आई हैं। अच्छा, सिनेमा के हवाले से एक तो बात बताऊं कि सिनेमा और हमारे बलोच भाई ये लाजिम मलजूम थे। और वहाँ पे क्राउड को, तमाशाइयों को कंट्रोल में रखने के लिए तो उसमें इनसे बेहतर कोई नहीं होता था। उनकी एक आवाज़ पे सब सीधे हो जाया करते थे। अच्छा, आप अगर सोशल मीडिया में हों, आप देखें तो एक हमारे एक दोस्त हैं राजू जमील, जो इनके बेटे हैं जमीलुद्दीन आली साहब के, जी उनके बेटे हैं और टीवी के फनकार भी हैं बहुत मशहूर। तो उन्होंने एक बड़ा खूबसूरत आर्टिकल लिखा कराची के सिनेमाओं के बारे में, अंग्रेज़ी में है। वो आपको कराची के सिनेमाओं के बारे में बताएगा कि क्या कराची के सिनेमा हुआ करते थे। और ऐसा माहौल था कि लोग अपनी फैमिली के साथ बड़ी खुशी से जाते थे। हम छोटे थे तो ख़ुद से बहुत कम देखे, जब बड़े हो गए तो बाद में अकेले दोस्तों के साथ भी जाते थे। लेकिन बचपन में अपने घर वालों के साथ, अपने चचा के साथ, वालिद साहब के साथ तो सिर्फ 2 फिल्में देखी। चचा हमें ले जाते थे तो हम बड़ी तैयारियां करते थे कि फ़िल्म देखने जाना है, कपड़े इस्त्री हो रहे हैं
और फिर टैक्सी बुलाई जा रही है, सब मिल के जा रहे हैं, बच्चे बड़े औरतें सब। और सिनेमा बड़े खूबसूरत साफ़ सुथरे होते थे। कराची में ये था कि अगर मुझे कभी वॉशरूम जाना होता था तो मैं सिनेमा का रुख करता था। वहाँ के सिनेमा बड़े साफ़ रखे जाते थे, वहाँ के जो थे गुसल खाने वगैरह। और वहाँ कुछ सिनेमा ऐसे थे कि जिनके खाने बड़े मशहूर थे। किसी सिनेमा की कॉफ़ी बहुत मशहूर थी, कहीं पे बर्गर बड़ा अच्छा मिलता था, कहीं उसके पड़ोस में जैसे कैपिटल सिनेमा के बराबर में एक बड़ी मशहूर दुकान थी निम्को वगैरह के आलू छोले की। सामने एक कैफेटेरिया था ग्लोरिया, जिसकी चाय बड़ी मशहूर थी। ग्लोरिया कैफेटेरिया की चाय बड़ी मशहूर थी। इससे आगे चलेंगे, वक्त हुआ एक ब्रेक का। गुल्ली चारू का वादे बुता गुंडे ओश्ते ओश्ता चपद मशहूर पदा सारी भी है जामर में।